पावर प्ले के अंदर ही नेपाल काफ़ी प्रेशर में आके खेलता था, उसमें रन नहीं बनते थे। 10 ओवर में आपके मुश्किल से 20, 25, 30 रन पहले बनते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक डोज और आज हम एक टॉपिक अपनी एक नई सीरीज़ लेके आए हैं आपके सामने, जिस पे हम अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो उसकी शुरुआत में आज हम जिस प्लेयर के बारे में बात करना चाहते हैं उन सभी को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो उनका नाम है गाइस कुशल भुरतेल। तो गाइस कुशल भुरतेल का जन्म 22 जनवरी 1997 यानी 1997 को बुटवल में हुआ और अभी वो 25 साल के हैं और सभी जानते हैं कि वो नेपाल के एक ओपनर बैट्समैन हैं, काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जो कोई भी नेपाली क्रिकेट को जानते हैं तो वो कुशल भुरतेल को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जब मैंने उनको पहली बार क्रिकेट खेलते हुए देखा वो था टाइम 2016 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैंने उनको पहली बार खेलते हुए देखा। उस टूर्नामेंट में वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे, जो कि मीडियम पेस वो बॉलिंग उस टाइम करते थे और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग किया। तो गाइस उस टूर्नामेंट में खास वो अपना कोई एक ऐसा छाप नहीं छोड़ पाए। उस टाइम पे वो एक एवरेज प्लेयर ही थे जहाँ तक मेरे को लगता है। उस टूर्नामेंट में जैसे कि आपके संदीप लामिछा ने निकल के आए, दीपेंद्र सिंह आयरी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, राजू रिजाल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो वो कुछ प्लेयर्स थे जो उस टूर्नामेंट से उभर के आए नेपाल के लिए। तो कुशल भुरतेल भी एक अपकमिंग प्लेयर थे, पर उन्होंने उस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा अपना छाप छोड़ने में असफल रहे। बट दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है वहीं से। 2016 के बाद से लगातार उन्होंने डोमेस्टिक जो अपना जो गेम्स रहते हैं, डोमेस्टिक जो सर्किट है नेपाल का, टूर्नामेंट्स वगैरह, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गए। उन्होंने अपनी बैटिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव किया, काफ़ी पॉलिश किया, काफ़ी मेहनत करी उन्होंने अपनी बैटिंग पे, अपनी फिटनेस पे, और वहाँ से उन्होंने अपनी बॉलिंग को रेस्ट दिया और बैटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। तो उसके बाद से उनका जो बैटिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता ही गया डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। तो उसके बाद बारी आती है 2021 में, जब उनको पहली बार मौका मिला नेपाल की तरफ से खेलने के लिए। तब उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो कौन है। तो वो मौका था जब ट्राई सीरीज़ हमारी T20 की खेली गई थी TU ग्राउंड के अंदर ही पिछले साल, कोच डेव वाटमोर के अंडर में। और उस ट्राई सीरीज़ में उन्होंने लगातार 3 50s बना के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने दिखा दिया अपने डेब्यू ही सीरीज़ के अंदर कि वो किस टाइप के बैट्समैन है, और इतने सालों की जो मेहनत थी उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर प्रूव करके दिखा दिया कि वो एक ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है। वो वही बैट्समैन है जिसकी खोज नेपाल को काफ़ी टाइम से थी अपने ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो वो एक फुल पैकेज थे उस स्लॉट पे। तो अब मैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने एक इनिंग्स के अंदर 4 कैच लेके ये रिकॉर्ड बनाया है, जो दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा कैच लेके जॉन्टी रोड्स नंबर 1 पे हैं, 5 कैच उन्होंने लिए हैं, और दूसरे नंबर पे कुशल भुरतेल का नाम आता है और कुछ और प्लेयर्स का भी नाम आता है। तो ये एक रिकॉर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेपाल का वो प्लेयर जिसने एक इनिंग्स में 4 कैचेस लेके वो रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है। और दूसरा रिकॉर्ड मैं बता ही चुका हूँ कि 3 लगातार 50s इंटरनेशनल T20s में मारना, वो भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसमें भी काफ़ी प्लेयर्स और भी हैं वर्ल्ड में, उसमें भी नेपाल का नाम दर्ज कराने वाले एक लौते कुशल भुरतेल हैं। और गाइस अगला जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने और दीपेंद्र सिंह आयरी ने मिलके फिलीपींस के खिलाफ 3rd विकेट हाईएस्ट पार्टनरशिप करी थी 171 रन की, जो 3rd हाईएस्ट है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है उनका दीपेंद्र सिंह आयरी के साथ पार्टनरशिप के लिए। तो ये कुछ तो रहे उनके अमेजिंग रिकॉर्ड्स। और कुछ उनके जो पर्सनल स्टैट्स हैं जो करियर के, वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने अभी तक ODI में 19 मैच खेले हैं और 385 रन मारे हैं उन्होंने, 385 रन, और एवरेज उनका है 20 रन्स का, जो काफ़ी अगर ओपनिंग बैट्समैन की तरफ से देखा जाए तो अभी काफ़ी लो है, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है अपनी बैटिंग को पूरा करने का या ज़्यादा रन बनाने का, ज़्यादा ओवर खेलने का सबसे ज़्यादा समय ही ओपनिंग बैट्समैन को दिया जाता है। उसके लिहाज से ये काफ़ी कम माना गया है ODI में। और उनके पास 3 अर्धशतक हैं, 3 50s वो मार चुके हैं। और यहीं अगर उनकी T20 के स्टैट्स की बात की जाए तो काफ़ी अमेजिंग है। वो 16 मैचेस में 573 रन और 47 के एवरेजेस से, 47 का एवरेज मजाक नहीं है गाइस। T20 के अंदर कुछ इक्का दुक्का ही प्लेयर होते हैं, उनमें से एक विराट कोहली हैं जो उस एवरेज पे रन बनाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये किस कैलिबर का प्लेयर है। तो कुशल भुरतेल को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि एक अकेले ही किसी अपोनेंट की टीम पे चढ़ाई करके अपने मैच को अपने नाम पे कर सकते हैं किसी भी दिन।
तो वो उस लेवल के प्लेयर है। और एक शतक है उनका फिलीपींस के खिलाफ ही है, और 5 अर्धशतक है। तो वो काफ़ी एक T20 काइंड ऑफ प्लेयर है। अब हम कुछ बात करेंगे उनकी बैटिंग टेक्निक के बारे में कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं बैटिंग के अंदर, और उनके वीक पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूँ, क्रिकेट बुक के जितने भी शॉट्स खेले जाते हैं तो वो सभी टाइप के शॉट्स वो खेलना पसंद करते हैं। और जो नए आजकल जो शॉट्स आ चुके हैं, स्विच हिट्स वगैरह, तो वो काफ़ी बखूबी से खेल पाते हैं। तो सबसे बड़ा टैलेंट उनका वो है कि उनका कोई एक फेवरेट शॉट नहीं है। वो कवर ड्राइव भी उतनी ही बढ़िया लगाते हैं जितना वो पुल शॉट खेलते हैं। उनका हुक पुल काफ़ी फेमस है, और वो काफ़ी आगे बढ़ के लॉफ्टेड कवर ड्राइव भी करते हैं, स्क्वायर कट भी लगाते हैं, रिवर्स स्विप भी लगाते हैं, और स्विच हिट और स्कूप भी मारते हैं। तो शॉट्स तो उनके ऐसे हैं कि 360 डिग्री बैट्समैन है वो भी। जो AB डिविलियर्स को एक टैग मिला हुआ 360 डिग्री बैट्समैन का, वैसे ही कुछ कुशल भुर्तिल की बैटिंग भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है उनके लिए, और एक फियरलेस टाइप की किस्म के बैट्समैन है। सामने चाहे कोई भी टीम का कोई सा भी बॉलर हो, वो नहीं डरने वाले, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और अगर उनको लूज़ बॉल आप दोगे तो वो पहली बॉल से आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, उस बॉल को वो पनिश कर देते हैं। तो वो नहीं सोचते 2 बार कि इस बॉल को मारूं या ना मारूं, या आर या तो पार वाली किस्म की उनकी बैटिंग रहती है। तो ये काफ़ी टाइम से एक ऐसा बैट्समैन की तलाश थी नेपाली टीम को, क्योंकि हमने देखा कि अब मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ नेपाली क्रिकेट को, लगभग हो गए 10-12 साल। तो मैंने अभी तक देखा है कि नेपाल की बैट्समैन जो शुरू में होती थी, आप भी मेरी बात से इसमें सहमत करेंगे कि हमारे हमारा जो स्ट्राइक रेट रहता था वो काफ़ी लो रहता था। पहले जैसे पावर प्ले में हमको चाहिए कि बड़े बड़े हिट लगाए, सर्कल के बाहर हैं, हमारे लॉफ्टेड शॉट खेले, सारे 2 प्लेयर सिर्फ रहते पावर प्ले के अंदर ही नेपाल काफ़ी प्रेशर में आके खेलता था, उसमें रन नहीं बनते थे। 10 ओवर में आपके मुश्किल से 20, 25, 30 रन पहले बनते थे। पर जब से ये दोनों जोड़ी आई है, इन दोनों की जोड़ी हुई आशिफ शेख और कुशल भुर्तिल की, तो हमारा एवरेज मिनिमम 6 का तो रहता है। इस बात पे आप बिल्कुल ही सहमत होंगे सारे। आप देख लीजिएगा जितने मैचेस हुए हैं कि अगर जब तक ये 2 टिके हैं तो ये नहीं खेलते आपके 2 या 3 रन की रन रेट से। इनका जो रन रेट रहता है कम से कम 6 से 8 के बीच में रहता है, ODI में भी, और इवन T20 में तो ये 10 के आसपास के रन रेट से खेलते हैं। इन दोनों के बाद ही आने के बाद ही नेपाल ने 200 से ज़्यादा का टारगेट ईजिली अब हम दे सकते हैं किसी को भी T20 में, वरना पहले तो 200 हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये कुछ हमारी ओपनिंग बैट्समैन के जो खेलने के स्टाइल से इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक इनमें काफ़ी बड़ा योगदान कुशल भुर्तिल का भी है। तो उसके लिए हम उनको काफ़ी थैंक्स कहते हैं कि उनकी वजह से अभी ये स्थिति में नेपाल की बैटिंग खड़ी है। हम और भी ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आगे भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे अपनी। तो एक सीरीज़ भर में वो कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्मेंस देते रहे, रन बनाते रहें और टीम को जिताते रहें। और कभी कभार उनका जो ये फियरलेस नेचर है ना, यही उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तो गाइस कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करने लगो, कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा करने लगते हैं तो ज़्यादा वही हमको एक टाइम के बाद नुकसान देने लगती है। तो ये बात उनकी बैटिंग पे भी लागू होता है। तो गाइस बात क्या है कि उनका जो वीक पॉइंट है सबसे बड़ा यही है कि वो एक बार जब उनका जो हिटिंग का जो मोड है अगर वो ऑन कर देते हैं तो फिर उसका स्विच ऑफ ढूंढना मुश्किल हो जाता है उनके लिए खुद ही, वो उसी में फंसते चले जाते हैं। तो काफ़ी बार जब हमने देखा कि उनका वो जब आउट होते हैं तो उससे पहले वो एक अच्छा ओवर मतलब अच्छे हिट्स लगा चुके होते हैं, फिर जाके वो अपना विकेट दे बैठते हैं कुछ ऐसी लूज़ बॉल पे जहाँ पर उस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो अपना विकेट वहाँ पर दे देते हैं। तो वही उनका एक वीक पॉइंट है। जो सारी बात है टेम्परामेंट की, उनको अपने टेम्परामेंट में थोड़ा काम करना चाहिए, माइंड और अपनी एक्शंस पे काफ़ी कंट्रोल रख के काम रख के। और काफ़ी मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसे टेम्परामेंट के सेशंस आपको प्लेयर के साथ कोचेस को रखने चाहिए। कुछ मेडिटेशंस रहती हैं इसकी इम्प्रूव करने के लिए वो टेम्परामेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड का गेम है। अब उनकी टेक्निक में कोई फॉल्ट नहीं है, उनके शॉट्स में कोई फॉल्ट नहीं है, उनके पावर की कोई कमी नहीं है, उसकी जो बॉक्सेस हैं वो सारे ठीक हैं टेक्निक के मामले में। समस्या आती है उनके टेम्परामेंट। अगर वो एक अच्छी इनिंग बिल्ड कर रहे हैं और टीम को ज़रूरत है तो टीम को अगर ज़रूरत है उनको लंबा टिकने, तो मैंने कई इनिंग्स में उनका देखा कि वो अच्छी बैटिंग करते करते हुए भी बीच में एक अननेसेसरी सा शॉट खेल के अपना विकेट गवा देते हैं और टीम को वहाँ से एक बड़ा झटका लगता है और लगभग गुच्छों में फिर हमारे विकेट्स जाते हैं। उसके बाद हमारी ओपनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, फिर बीच में हमारे लगातार विकेट जो 2-3 चले जाते हैं वो प्रेशर में चले जाते हैं। और अगर वो उस पर अपना काबू पा लेते हैं तो सबसे बेस्ट बैट्समैन है अभी तक के जो नेपाल प्रोड्यूस कर पाया है। और वो अगर लंबा नेपाल को सर्व करना चाहते हैं लंबे टाइम तक, अगर ODI और T20 के अंदर अगर वो लंबा टिकना चाहते हैं तो उनको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा।
वो आप लोग भी सहमत होंगे। आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं।